हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक करंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़ में सुना था कि सरकार ने जो फार्म बिल्स थे उनको वापस ले लिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फार्म बिल्स के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगी कि ये फार्म बिल्स क्या थे और किसान इनका विरोध क्यों कर रहे थे और सरकार ने इन्हें वापस क्यों लिया है। तो आज की वीडियो में मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगी। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही करंट न्यूज़, इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये फार्म बिल्स आखिर थे क्या। तो ये जो फार्म बिल्स थे, ये 3 फार्म बिल्स जो हैं वो संसद में पारित हुए थे। तो हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से थे। पहला जो बिल था वो था कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसके बाद जो दूसरा जो बिल था वो था मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। इसके बाद जो तीसरा था वो था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इन्हें बिल्स इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पारित नहीं हुए थे, मतलब ये बिल कानून नहीं बने थे, इसीलिए इन्हें बिल कहा जा रहा है। अगर ये कानून बन जाते तो इन्हें फिर विधेयक यानी एक्ट कहते, उसके बाद फिर ये कानून बन जाते हैं। तो हम एक एक करके इन बिल्स के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जो पहला बिल था उसमें यह बताया गया था कि अब जो किसान और जो व्यापारी हैं, वो जो कृषि मंडियां हैं यानी कि एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो होती हैं, उनसे बाहर भी अपनी फसल को बेच सकेंगे। इसकी आज़ादी भी अब किसानों को दे दी गई थी। लेकिन किसानों को इस बात से क्या डर था कि जो एपीएमसी मंडी है वहाँ पे किसानों को अपनी फसल बेचना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एपीएमसी मंडी होती है वहाँ पे एक जो मिडल मैन होता है, मतलब जो सरकार और किसानों के बीच में जो काम करने वाला एक पर्सन होता है, जिसे मिडल मैन या फिर उसे आड़तिया भी कहते हैं। तो वो वहाँ पे सरकार उनको एक लाइसेंस देती है कि वो किसानों से अपनी फसलों को खरीदें, और सरकार उनको ये भी बोलती है कि जो एमएसपी है मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उससे ऊपर ही वो लोग किसानों से फसल को खरीदेंगे, उससे नीचे वो लोग फसल को नहीं खरीदेंगे। तो किसानों को अपनी जो फसल होती थी किसान उन मंडियों में जाके बेचते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है कि अब सरकार ने इन बिल के माध्यम से ये किया है कि अब किसान इन मंडियों के बाहर भी अपनी फसलों को बेच सकेंगे। इसके अलावा इसमें मतलब जो फसल होंगी उन पर अब कोई टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। तो इससे किसानों को क्या डर है? किसानों को ये डर है कि जो एपीएमसी मंडियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और जो बड़े व्यापारी होंगे उनको फसल बेचने में किसानों को समस्या आएगी, क्योंकि मंडियों तक फसलों को ले जाना किसानों के लिए आसान होता है। जब फसल कटती है उसके बाद किसानों के पास भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, इसीलिए वो तुरंत जाके मंडियों में बेच देते हैं। लेकिन बड़े व्यापारियों को ढूंढने के लिए किसानों को टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और बड़े व्यापारियों को ढूंढना किसानों के लिए मुश्किल भी होगा। इसीलिए किसानों को इस बात से समस्या हो रही है कि अब वो मंडियां अगर समाप्त हो जाएंगी तो फिर वो अपनी फसलों को कैसे बेचेंगे, और फिर जो बड़े व्यापारी होंगे वो उनके सामने किसान बहुत छोटे होंगे, तो वो बड़े जो व्यापारी होंगे या जो बड़ी कंपनियां होंगी वो किसानों पर अपनी मनमानी भी करने लगेंगी। तो किसानों को इसी बात की चिंता है। अब हम ये जो मंडियां हैं यहीं पे किसान अपना फसल ले जाते हैं, और फिर इन मंडियों में जाके ही उनकी फसलों को वहाँ पे जमा किया जाता है, और फिर वहीं से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो
यहाँ से माल खरीदती हैं। लेकिन जो फर्स्ट बिल के अकॉर्डिंग सरकार ने क्या कर दिया है कि अब जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं वो डायरेक्ट किसान से फसल खरीद सकते हैं और किसान डायरेक्ट उनको ही अपनी फसल बेचेंगे। मतलब अब मंडियों को बीच में से समाप्त कर दिया गया है। मतलब जो मिडल मैन होता है उसे सरकार ने समाप्त कर दिया है। ये इस बिल में बताया गया था। तो इसको राज्य सरकार को भी इससे आपत्ति है, क्योंकि जो मंडियां होती हैं वहाँ पे राज्य सरकार भी अपना टैक्स लगाती है। लेकिन अगर ये मंडियां समाप्त हो जाएंगी तो इसका राज्य सरकार को भी इससे नुकसान होगा। इसके अलावा इन मंडियों में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो वहाँ की देखरेख करते हैं, मतलब पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होता है, तो उन मजदूरों की नौकरी पर भी इसका असर पड़ेगा। इसीलिए किसानों के अलावा राज्य सरकार और इन मजदूरों को भी इस बिल से आपत्ति थी। अब हम अगर दूसरे बिल के बारे में बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है कि अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अब डायरेक्ट किसान के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी और किसान भी पहले से ही उन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाके ये तय कर लेंगे कि वो किस कीमत पर अपनी फसल उन्हें बेचेंगे। इसमें पहले से ही कीमतें तय हो जाएंगी। तो इससे क्या नुकसान होगा कि जैसे मान लो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस टाइम पे बाज़ार में जैसी कीमतें होंगी उन कीमतों के हिसाब से ही तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। लेकिन हो सकता है बाद में जब कीमतें और बढ़ जाएं तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले होंगे वो तो उन कीमतों को चेंज करेंगे नहीं, तो इससे किसानों को नुकसान होगा। तो इसीलिए किसानों को भी इस बात का भी डर था कि इससे उन्हें नुकसान होगा। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो कंपनियां हैं वो किसानों तक सीधे पहुंचेंगी। मतलब अब जो बीच में मिडल मैन होगा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किसानों को इस बात से इसलिए समस्या आ रही थी कि मतलब उन्हें अब जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले होंगे वो अपनी मनमानी करने लगेंगे और किसान वैसे एपीएमसी जो मंडियां होती हैं उनमें उनको एक जो प्राइस होता है वहाँ पे जो एमएसपी से ऊपर ही किसान अपनी फसलें बेचते हैं तो उनको वहाँ पे बेचना आसान हो जाता है। लेकिन अब किसानों को बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे पहले जाके बात करनी होगी और जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगी तब किसान अपनी फसलों को बेच पाएंगे। तो इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी करेंगी और किसानों के लिए इन तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। तो हम देख लेते हैं कि इससे किसानों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो किसानों का ये कहना है कि इससे एमएसपी जो है वो समाप्त हो जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने ऐसा बोला भी है कि वो एमएसपी को समाप्त नहीं कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ये भी कह रही है कि ये जो एमएसपी है वो ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन पर नहीं लगाई जाएगी। मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एमएसपी से भी कम रेट पर किसानों से फसलें खरीद सकती हैं। जबकि पहले कैसा था कि जो एपीएमसी मंडियां थी वहाँ पे जो एमएसपी होता था उससे अधिक मूल्य पर ही किसानों की फसल खरीदी जाती थी। इसीलिए किसान ये चाहते हैं कि जो एमएसपी है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से जोड़ दिया जाए। लेकिन सरकार किसानों की ये बात नहीं मान रही है, क्योंकि सरकार का ऐसा कहना है कि अगर हम प्राइवेट कंपनियों को भी एमएसपी से जोड़ देंगे तो फिर तो वो एपीएमसी की तरह ही हो जाएगा। क्योंकि एपीएमसी में भी यही रूल था कि वो एमएसपी से ही अधिक मूल्य पर ही अपनी फसलों को खरीदेंगे। लेकिन सरकार इसके लिए मना कर रही है, जबकि किसान चाहते हैं कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाया जाए और उसके ऊपर ही उनकी फसलों को खरीदा जाए। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जियो और अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन का एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब अमेज़ॉन स्टार्टिंग में आया था तो उस टाइम पे क्या था कि जब भी हम बुक्स मंगाते थे
तो उनमें फ्री डिलीवरी होती थी, मतलब चाहे कितने की भी आप बुक्स मंगाओ, या तो 100, 150 की, 200 की हो, तो उन पर फ्री डिलीवरी होती थी। लेकिन बाद में फिर अमेज़ोन ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। उसने बोला कि जो 500 से ज़्यादा की अगर कोई बुक्स या कुछ भी मंगाएगा तो उसको फ्री डिलीवरी मिलेगी, लेकिन उससे नीचे वालों को नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर अमेज़ोन ने फिर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, फिर वो अमेज़ोन प्राइम लेके आए। उसके बाद फिर अमेज़ोन प्राइम में भी कुछ उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। तो इसीलिए किसानों को प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट को देखते हुए टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम जियो का भी ले सकते हैं। जब जियो 2016 में जब मार्केट में आई थी, तब वो सबको फ्री सिम प्रोवाइड करवाते थे, इसी के साथ 3 महीने का फ्री रिचार्ज और नेट बैलेंस भी प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा और 2018-19 में, तब जियो ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। अब वो फ्री सिम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, इसके अलावा अब वो नेट भी उन्होंने महंगा कर दिया है। तो इसीलिए किसानों को ये डर है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला सिस्टम लागू हो जाता है तो एपीएमसी मंडियां तो तब तक पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगी, और फिर किसान मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें अपनी फसलें जो है वो इन प्राइवेट कंपनियों को ही बेचनी पड़ेंगी। और फिर प्राइवेट कंपनियां तो अपने प्रॉफिट को देखते हुए बार बार अपनी पॉलिसीज चेंज करती रहती हैं, तो इससे फिर वो मनमानी करने लगेंगी, और फिर किसान मजबूर हो जाएंगे कि वो जितना भी ये प्राइवेट कंपनियां जिस प्राइस पे खरीदेंगी तो किसानों को उस प्राइस पे ही अपनी फसलें बेचनी पड़ेंगी। तो इससे किसानों को नुकसान होगा। इसीलिए उन्हें इस बात की चिंता है कि फिर अगर मंडियां समाप्त हो गई तो फिर वो क्या करेंगे। इन प्राइवेट कंपनियों पे उनको भरोसा नहीं है। इसके अलावा जैसे हम बीएसएनएल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बीएसएनएल स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नेटवर्क था, लेकिन जब मार्केट में और कंपनियां आ गई जैसे एयरटेल, आइडिया, या फिर हम जियो ले सकते हैं, तो तब तक बीएसएनएल जो है अब वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। तो किसानों को इसीलिए डर है कि अगर प्राइवेट कंपनियां भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाती हैं तो उस एपीएमसी मंडी पूरे तरीके से ही समाप्त हो जाएंगी। हालांकि सरकार तो अभी ये कह रही है कि वो पूरे तरीके से समाप्त नहीं कर रही है, बल्कि वो प्राइवेट कंपनियों को भी अब ये उस एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड कर रही है, जिससे कि वो भी अब किसानों को डायरेक्ट अपनी फसलें खरीद सकेंगे। इसीलिए किसानों को इस बात से भी आपत्ति है। अब हम तीसरे फार्म बिल के बारे में अगर बात करें तो इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था 1955 का, उसमें संशोधन की बात की जा रही है। मतलब इसमें पहले क्या होता था कि जितनी भी जो प्रमुख फसलें हैं उनका अगर कोई भंडारण करता था, मतलब उनको स्टोर करके रखता था, तो वो उसको गैर कानूनी माना जाता था। मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे या जो बीच में जो मिडल मैन होते हैं सरकार और किसानों के बीच में, जो कृषि मंडियों में जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते थे कि वो जब किसान फसल बेचते थे उस टाइम पर वो उनको स्टोर करके रख लेते थे, जिससे कि जब उस टाइम मार्केट में जब फसलें मतलब जो प्राइस होते थे वो कम होते थे, इसीलिए उस टाइम पे तो वो अपनी उनको भंडारण करके रख लेते थे। लेकिन जब जैसे ही प्राइस बढ़ते थे तो वो फिर उनको मार्केट में लेके आते थे। तो इसे पहले गैर कानूनी माना जाता था। मतलब पहले जो भी भंडारण करके रखता था उसको गैर कानूनी माना जाता था, इसीलिए उसे काला बाजारी भी कहा जाता था। लेकिन अब सरकार ने इस नए रूल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है कि अब सरकार ने उन व्यापारियों को ये अधिकार दे दिया है कि अब वो इन फसलों को स्टोर करके भी रख सकते हैं। और सरकार का क्या कहना है कि अगर वो स्टोर करके रखेंगे तो जब भी देश में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, मतलब प्राकृतिक आपदा आ गई या फिर डिज़ास्टर कुछ भी अगर ऐसा होता है, युद्ध या अकाल होता है, उस टाइम पे उनका उपयोग कर लेंगे। लेकिन किसानों को इस बात से क्या परेशानी है कि अगर ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या फिर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अगर स्टोर करके रख लेंगी तो जिस टाइम पे किसान अपनी फसल बेचेंगे उस टाइम पे
ये अपनी मनमानी करने लगेंगे। मतलब वो कह देंगे कि हम तो इतने ही प्राइस पे खरीदेंगे, अगर आपको बेचना है तो बेचो, नहीं तो हमारे पास रखा है। इसलिए किसानों को इस बात से भी आपत्ति है कि अगर उन्होंने भंडारण को बढ़ावा अगर मिल रहा है तो इससे किसानों को बाद में फसल बेचने में मुश्किल होगी, और फिर वो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी करने लगेंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें सरकार जो है उसने क्या क्या तर्क दिए थे। तो सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अनेक विकल्प मिलेंगे, मतलब अब वो अपनी फसलों को कहीं भी किसी भी जगह बेच सकेंगे। उनको अब जो मंडियां हैं उनमें ही बेचने की वो मजबूर नहीं होंगे, मतलब वो और भी जगह बेच सकेंगे, उनके पास और भी ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा सरकार क्या चाहती है, एक देश एक कृषि बाजार को बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए वो ये फार्म बिल्स लेकर आई थी। इसके अलावा सरकार क्या कहना है, सरकार कह रही है कि जो उत्पादक है, मतलब जो कंपनियां हैं जो कोई भी सामान बनाती हैं, उनको भी अब इन जोखिमों में नहीं पड़ना पड़ेगा। मतलब उनको भी अब बाजार के हिसाब से नहीं खरीदना पड़ेगा, वो अब डायरेक्ट जाके किसान से अपना सामान या फिर जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल जो होता है, वो डायरेक्ट खरीद सकेंगी। तो ये सरकार का कहना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किसानों का क्या कहना है। किसान कह रही है कि सरकार ये जो नए फार्म लॉ लेके आई है वो कंपनियों के या जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ध्यान में रखकर लाए गए हैं, किसानों को ध्यान में रखकर नहीं। इसके अलावा किसान कह रहे हैं कि जो एमएसपी है उसको लीगल राइट बनाना चाहिए, मतलब चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो या फिर एपीएमसी मंडी हो, दोनों एमएसपी से अधिक मूल्य पर ही अपनी फसलों को खरीदें, उससे कम मूल्य पर नहीं। जबकि सरकार नहीं मान रही है, सरकार कह रही है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको एमएसपी से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा किसान कह रहे हैं कि जो एमएसपी मंडियां हैं उनमें सुधार की ज़रूरत है, ना कि उनको समाप्त करने की, क्योंकि जो एपीएमसी मंडियां हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो उनको उनमें सुधार करने की ज़रूरत है, उन्हें पूरी तरीके से समाप्त करने की नहीं। इसके अलावा सरकार का क्या कहना था कि अगर वो एपीएमसी मंडियों को समाप्त कर देगी तो जो बीच में मिडल मैन होता है, मतलब वो जो मिडल मैन होता है वो फ़ायदा जब अब उठा लेता है, तो अगर मिडल मैन को हटा देंगे तो डायरेक्ट किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन किसान कह रहे हैं कि मिडल मैन जो है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से मिडलमैन जो होते हैं वो सरकार से लाइसेंस लेके जो एपीएमसी मंडियों में कार्य करते हैं, उसी तरीके से अगर जो प्राइवेट कंपनियां होंगी वो भी तो बीच में किसी मिडलमैन को लगा सकती हैं किसानों से फसलें खरीदने के लिए। और किसान भी ये कह रहे हैं कि हम भी तो इतने एजुकेटेड नहीं है कि हम डायरेक्ट जाके प्राइवेट कंपनियों से बात करें, हम भी तो किसी ऐसे इंसान को ही प्राइवेट कंपनियों के पास भेजेंगे जिसको थोड़ी नॉलेज होगी और जो उन्हें जानता होगा। तो मिडल मैन तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो तो चाहे प्राइवेट कंपनियां हो या फिर वो एपीएमसी मंडी हो, मिडल मैन तो दोनों जगह आएंगे ही। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में निवेश सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, ना ही प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। किसान कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट को ही इन्वेस्ट करना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को इसमें लेकर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा किसान ये भी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों के शोषण को बढ़ावा मिलेगा। मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी अपने प्रॉफिट को देखते हुए चेंज करती रहती हैं, इससे एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो किसानों का शोषण करने लगेंगे और किसान भी फिर मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें अब प्राइवेट कंपनियों को ही अपनी फसलें बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि उस टाइम तक जो एपीएमसी है उसका हाल बीएसएनएल की तरह ही हो जाएगा और वो समाप्त हो जाएंगी। फिर इसीलिए किसान मजबूर होंगे उस टाइम पे। इसके अलावा किसान कह रहे हैं कि इससे कालाबाजारी और जमाखोरी को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो तीसरा फार्म बिल है उससे सरकार ने भंडारण या फिर स्टोरेज को भी बढ़ावा दिया है, उसको भी लागू कर दिया है। तो किसान ये कह रहे हैं कि इससे कालाबाजारी को और बढ़ावा मिलेगा, उसका बाद में कहीं उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि जो जमा करने वाले व्यापारी हैं वो फिर उसका फ़ायदा उठाएंगे और जब मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा होंगे उस टाइम पे वो उसको लेकर आएंगे और जब किसान फसलें बेचेंगे
उस टाइम पे वो किसानों से कह देंगे कि हमारे पास तो पहले से ही है, अगर आपको इस प्राइस पे देना है तो दो, नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो अपनी मनमानी करने लगेंगे, इसलिए किसान इनको लेकर विरोध कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं कि पूरा ये जो अभी तक का घटनाक्रम है 1-1.5 साल का, उसमें क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले 5 जून 2020 को ये जो फार्म लॉ है वो संसद में उनको पेश किया गया था। उसके बाद 14 सितंबर को फिर ये संसद में अध्यादेश पेश किया गया था। उसके बाद फिर 15 और 17 सितंबर को इन अध्यादेशों को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी। फिर 20 और 22 सितंबर को ये राज्यसभा में पारित हुए थे। उसके बाद फिर 25 सितंबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति है, उसके बैनर तले देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर 27 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन गए थे। उसके बाद फिर 25 नवंबर को किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे वो दिल्ली चलो का नारा देकर दिल्ली जाने लगे। उसके बाद फिर 26 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए। और वहाँ पे जब वो पहुंचे तो हरियाणा की जो पुलिस थी उन्होंने किसानों पर आंसू गैस छोड़ी और उन किसानों पर हमला किया। उसके बाद फिर 28 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसानों को बातचीत करने के लिए बुलाया। तो ये हम देख सकते हैं किसान इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि 3 दिसंबर को पहली बैठक हुई किसान और सरकार के बीच में, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर 5 दिसंबर को भी दूसरी बैठक हुई, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद फिर 8 दिसंबर को किसानों के लिए भारत बंद किया गया। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में इन कृषि कानूनों को चुनौती दी। उसके बाद जब 11 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन कानूनों के लिए उन्हें फटकार लगाई और फिर एक समिति का गठन करने की बात कही। उसके बाद फिर 21 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच में 10वीं बैठक हुई और सरकार ने कहा कि वो 1.5 साल के लिए इन कानूनों को स्थगित कर देगी, लेकिन किसानों ने उनकी बात को नहीं माना। उसके बाद फिर 28 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको आंदोलन चलाया। उसके बाद फिर 28 अगस्त 2021 की बात कर रहे हैं हम, तो 28 अगस्त 2021 को किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद फिर 15 सितंबर को लाल किले की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को सरकार ने एक साजिश बताया, मतलब लाल किले पर जो हिंसा हुई थी उसे सरकार ने एक साजिश बताया। उसके बाद 4 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी का जो वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे उन पर केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने कार चढ़ाने से हिंसा को और भड़काया। इसमें 4 किसानों की मौत भी हुई थी। उसके बाद फिर 6 अक्टूबर को जो आशीष मिश्रा थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और 14 अक्टूबर को उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद फिर 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने या फिर इन्हें निरस्त करने की घोषणा की। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा 1-1.5 साल तक जो इतना कुछ देश में इतने विद्रोह हुए, सरकार किसानों ने इतने आंदोलन चलाए, उसके बाद कहीं जाके सरकार ने 19 नवंबर को इन कानूनों को वापस लिया। तो अब ये आखिर सवाल ये उठता है कि सरकार ने अचानक से ये वापस क्यों लिए। तो बहुत से राइटर्स जो हैं वो इसे एक पॉलिटिकल डिसीजन बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अभी बहुत से राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार ने उनको ध्यान में रखते हुए ही ये डिसीजन लिया है। जबकि सरकार का कहना है कि वो किसानों को समझा नहीं पाई कि वो इन कानूनों को क्यों लेके आई थी और इससे किसानों को क्या फ़ायदे होते, इसीलिए उन्होंने किसान के हित को ध्यान में रखते हुए इसे वापस लिया है। उनका कहना है कि वो ये
कानून किसानों के हित के लिए लेके आए थे, लेकिन अगर किसान ही इनसे खुश नहीं है तो फिर इन्हें लागू करके भी क्या फ़ायदा होगा, इसीलिए उन्होंने वापस ले लिए हैं। अब तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।